हाँ, अब मनोज बी फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पीएससी की प्रीलिम परीक्षा कैसे निकाली जाती है। यह रणनीति भी अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर दूर की ही बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर है जिनका इस साल पीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम की वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग की कोठी पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए भी बिना व्यवधान के पढ़ाई करने के लिए कमरा किराए से लेकर रहते थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ 4-5 लड़के पीएससी की मुख्य परीक्षा देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। सुबह के 10 बजे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर चिपकी एक स्लप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाज़ा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी होने से बीमारी की जानकारी लिखी थी। किताबों की इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग के किनारे पर बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल और उनकी मेहनत देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। अपनी जब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बोनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय है? केमिस्ट्री और हिस्ट्री, दीप ने जवाब दिया। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उन्होंने 8-10 किताबों के नाम लिखवा दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सिलेक्ट होना है तो रोज़ 18-18 घंटे पढ़ाई करनी होगी। सोना, खाना, पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती, यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी, विवाह, रिश्तेदारी सब से दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है पर मैं घर पर न रहकर यहाँ किराए के कमरे लेकर पढ़ रहा हूँ। दीप ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है? मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार, असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली है। दीप ने पलंग पर खुली रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर अभिभूत हो रहा था पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने % आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में
कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उनसे करने लगा। इस तुलना में उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके कमरे से बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नज़र गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। दीप का ब्राइट करियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में ज़रूर पीएससी की में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसी ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमज़ोर करियर को मेहनत के बल पर भुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूँगा। मनोज भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया। अब बीए पूरा होते ही मैं पीली कोठी में कमरा ले लूँगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूंगा। पीली कोठी में पढ़ाई के ज़बरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई के सपने तो देख रहा था, लेकिन 12th फेल का हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं। क्या मैं उन जैसी पढ़ाई कर पाऊँगा? क्या मेरा कमज़ोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? मैं यदि इंटेलिजेंट होता तो क्यों 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा हुआ मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे के गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे ही कहे तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने खुद ही बोलने लगा, वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उस प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं सही उत्तर कम होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी के सामने वाले के उत्तरों पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता, इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। यह तो मुझसे सोते समय भी पूछ लो, इसका ए उत्तर नहीं है बल्कि सी है। मुश्किल है भाई, इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। आओ, कभी तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पर। पांडे ने उस लड़के को आवाज़ लगाई, गुप्ता इथे आओ। कैसे गयो पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पार करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गौ धासु, जो समझ के फाड़ दो। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता। पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई, नहीं तो आज मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता, आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 सही है, 10 डाउट में है, गुप्ता ने जोश में कहा।
पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्री गुप्त ने की थी। ये गलत हो गया। तुम सही मान रहे थे, लो एक गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरा पे जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में रख देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोथा चना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उन पर कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झाबुआ अटैच कर दिया गया था। पिता ने इस अटैचमेंट को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपये मिलना भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे ग्वालियर में भी रहना असंभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम महीने के 1000 रुपये जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपए की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उससे जूझने का संकल्प लिया। उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनते समय वह पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नज़र में भी बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति है। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा दिया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तो आई, पर उसने मनोज से कुछ कहा नहीं। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिन घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपये का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई
और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब उसे लगा कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती, इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार चढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक जब भी बुखार नहीं उतरा तो वह डॉक्टर के पास जैन क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर मेरे पास आपकी फ़ीस देने को पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवा देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय की युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास जब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। अब देखो, मनोज की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए और उन्हें बहुत जूझना पड़ा। विदाउट टिकट उन्होंने ट्रैवल किया। अब देखते हैं अगले फेज़ में क्या होता है। इसके बाद स्टोरी आई होप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। आगे एक मनोज की लव स्टोरी भी आएगी। लव स्टोरी में भी मनोज ने काफ़ी स्ट्रगल किया, बट इन द एंड उन्हें प्यार मिला। सो देखते हैं आगे क्या होता है।